Hello students, how are you? Today we discussing about our chemical properties of metals and non-metals of our previous chapter that is metals and non-metals. इससे पिछले वीडियो में आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो मेटल नॉन मेटल की हम डिस्कस करने के बाद पता नहीं कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम आसानी से समझ पाएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पर। सबसे पहले ये जानेंगे कि अगर कोई मेटल केमिकली रिएक्ट कर रहा है तो उसके पीछे क्या कंसेप्ट हो सकता है। देखिए, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हैव टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन। पहली बात, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास टेंडेंसी है या जिसकी ताकत है या जिसके अंदर ऐसी खूबी है कि वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है तो वो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से अपने आप को कैटायन में कन्वर्ट कर सकता है। इन फ्यूचर जब कोई उसको एनायन मिलेगा तो दे बिकम अ कंपाउंड, एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाने में उनको बहुत आसानी होगी। तो मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। आइसोलेटेड गैसियस मेटल जो है, एटम जो है, वो कैटायन में कन्वर्ट होता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी एक एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करती है। उस एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए, मैं बताती हूं कि कैसे रिमूव करती है। यहां पर हम एक एटम का सिंबल लेंगे। दिस वन इज योर एटम। ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इसकी पहली शेल है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी शेल में हमारे पास एक थर्ड शेल और बना लेते हैं। दूसरी शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये फुलफिल है, ठीक है। तीसरी शेल में हमारे पास जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें इस एटम को स्टेबल करना है। हमारा मेन मकसद क्या है? इस एटम को स्टेबल करना। हम इस एटम को अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल कैसे स्टेबल करेंगे? देखिए, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल हम इसको कैसे स्टेबल करेंगे? अगर इस 1 को हम यहां से हटा दें, यानी कि अगर इस लास्ट वाली शेल के इस इलेक्ट्रॉन को यहां से भगा दें, यहां से हटा दें, तो हमारे पास ये शेल बचेगी और इस शेल के 8 इलेक्ट्रॉन हमें क्या कर देंगे? स्टेबल कर देंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से कैसे भगाया जाए? तो हमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए। ऐसी एनर्जी का ही नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां डेफिनेशन भी मैंने लिखी है, I.E आयोनाइजेशन एनर्जी। It is the amount of energy required to remove the loosely bonded electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom to convert into cation। यानी जब तक ये इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करता है, ये एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है। भाई, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, क्लाउडी है, शार्प बाउंड्री नहीं है इसकी। यानी आपको जो ये स्फीयर दिख रहा है ये बॉल जैसा नहीं है कि आप इसको टच करके बता सकते हो हाँ ये इसका बाहरी कवर है। ये एक बादल जैसा है, एक क्लाउडी सरफेस है। इसमें इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा पाए जाते हैं उन्हीं को हम शेल कह देते हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को इस बाहरी शेल में से रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हमें इस पर कुछ ताकत लगानी पड़ेगी ताकि इसको यहां से निकाला जा सके। उसी एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यहां पर प्रोटॉन थे 11, यानी कि 11 पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है। अब तक तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर थे तो एटम पर कोई चार्ज नहीं था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन चला गया, नेगेटिव चार्ज 1 यूनिट कम हो गया, प्लस चार्ज बढ़ गया। तो जिसका भी ये एटम है XYZ, उसके ऊपर ज्यादा चार्ज किसका दिखाई देगा? जितना यूनिट बढ़ा हुआ दिखेगा वो वहां पर दिखाई देगा। सपोज मैंने एग्जाम्पल में यहां लिखा है कि ये एक सोडियम एटम है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। स्टार्टिंग में ये आइसोलेटेड था क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या थे? सिमिलर थे। अब जैसे ही मैंने इस पर आयोनाइजेशन एनर्जी लगाई, ठीक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। इलेक्ट्रॉन हो गए कम, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10, प्रोटॉन कितने रह गए? 11। तो हमारे पास कैसा चार्ज अपीयर होगा उस एटम पर? उस एटम पर चार्ज अपीयर होगा जो ज्यादा दिखाई देगा। ज्यादा कौन दिखाई दे रहा है? प्लस। तो हमने इसको नाम दे दिया कैटायन का। ये कैटायन बन गया कि पॉजिटिव चार्ज जो आयन होते हैं वो कैटायन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है इसने? 1 प्लस का चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। तो जो पॉजिटिव नेचर किसी मेटल पे आता है इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल के कारण,
उसी कैरेक्टर को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। और मेटल्स की ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं और वो बॉन्ड बनाने में कैपेबल हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब वो किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो कहीं ना कहीं कोई दूसरी जगह ऐसा भी होगा जिसको ज़रूरत है और वो इलेक्ट्रॉन लेगा। जब हम किसी चीज़ का लेन देन करते हैं तो हमारी दोस्ती बनती है, हमारे बीच में बॉन्डिंग बनती है, हम एक दूसरे को जानते हैं। किसी के साथ भी बात कर लीजिए, लगा लीजिए, अगर हम सामने वाले पर्सन को जानते हैं तो हम उसको कुछ लेन देन करते हैं तो वो जानकारी और ज़्यादा बढ़ती है। बिल्कुल यही हालात हमारे मेटल नॉन मेटल के साथ होते हैं जब ये दोनों आगे जाकर कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ये टेंडेंसी। चलिए पहली केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम रिएक्ट करवाते हैं इसको ऑक्सीजन के साथ। जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन कहाँ है एनवायरमेंटल कंडीशंस में, सबसे पहली बात तो ये मेटल्स जो होते हैं ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। दे डायरेक्टली रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन अ विग्रस मैनर, बहुत ही खतरनाक रूप से इनकी रिएक्शन होती है। तो हम इनके पहले ऑक्साइड फॉर्मेशन देखते हैं जो कि एक बहुत ही विग्रस रिएक्शन है। मेटल जब ऑक्सीजन से जुड़ता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। अब ये फॉर्मेशन हुई कैसे, देखिए मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Mg2 पॉजिटिव बनता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके O2 नेगेटिव बनता है। ओवरऑल रिएक्शन कहती है 2 से 2 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2 लिए तो नेगेटिव हो गए। 2 से 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जो है हमने देखा तो हमें ओवरऑल क्या मिल रहा है, Mg प्लस O2 गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव। ये न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म में MgO देता है। बेटा मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब कोई मेटल का लॉस करेगा तो दूसरी तरफ कोई मेटल का गेन करने वाला होना चाहिए। आयन का ट्रांसफर हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से मिलकर एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर, न्यूट्रल कंपाउंड बना रहा है। तो सच टाइप का जो नेचर है उसको आयोनिक नेचर कहा जाता है, यानी आयंस के कारण जो चेंजेस आ रहे हैं, आयन फॉर्मेशन जहां हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जहां हो रहा है, उसको बोलते हैं आयोनिक नेचर, राइट। तो मेटल्स जो हैं वो मोस्टली आयोनिक नेचर के होते हैं और किस प्रकार का बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं, आयोनिक बॉन्ड। हम इसको लेटर डिस्कस करेंगे कि आयोनिक बॉन्ड होते क्या हैं, पर आप ध्यान रखिएगा मेटल या नॉन मेटल जो आयन में कन्वर्ट होते हैं और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, उन्हीं को हम आयोनिक बॉन्डिंग भी कंसिडर करते हैं। इसी रिएक्शन में हम बात करते हैं कि ऑक्साइड का नेचर किसके साथ कैसा होता है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पानी में घुलने पर ये अल्कलाइन सॉल्यूशंस का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपने बैलेंसिंग तो पहले सीख ही ली है तो आप इसको बैलेंस करके रखेंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन आप अगर लिख रहे हैं, आप उसको परफॉर्म करवा रहे हैं तो यू हैव टू मस्ट बैलेंस देम, आपको वो बैलेंस करनी बहुत जरूरी है। बिना बैलेंस के वो रिएक्शन काम नहीं कर रही, ठीक है। तो आप जिस भी मेटल का ऑक्साइड लेंगे, अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्टली इनसॉल्युबल रहेंगे, लेकिन वो सॉल्यूशन जो बनाएंगे वो अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, राइट। दीज आर बेसिक नेचर के हैं। भाई आप NaOH को जानते भी हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका मतलब जब हम किसी ऑक्साइड को पानी में घोलते हैं या सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमारा जो नेचर है जो सॉल्यूशन का वो कैसा रहेगा, बेसिक। तो हम इसको बेसिक नेचर का बोलेंगे, बेसिक और एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है एसिड एज वेल एज बेस। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड की तरह भी काम करते हैं और बेस की तरह भी काम करते हैं। तो जनरली जो है ये मेटल्स जो ऑक्साइड बनाते हैं इनका नेचर बेसिक होता है, लेकिन कुछ एक मेटल हैं जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी। एग्जांपल करवाती हूँ। मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एज दे फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन। अभी बताया कि उनका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। देखिए फॉर एग्जांपल MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने एसिड से करवाई, H2SO4, ठीक है। इसने सॉल्ट बनाया MgSO4, दिस इज द सॉल्ट, दिस इज इन नेचर न्यूट्रल। ये नेचर में कैसा है, न्यूट्रल, ना ये एसिड है ना ये बेस है, क्योंकि दोनों ने क्या किया, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज का लॉस कर दिया।
ऐसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिमेंबर दैट, ये एग्जांपल्स आपने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से किए हुए हैं। एंड वाटर इवोल्यूशन, वाटर भी यहाँ पे इवोल्व हो रहा है। तो कोई बेस जब किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है। तो जितने भी हमारे ऑक्साइड हैं मेटल के, वो बेसिक नेचर के हैं, तो वो किसी एसिड से रिएक्ट करने पर हमें क्या देंगे? सॉल्ट। अगर आप H2SO4 की जगह HCl भी लेते हैं तो भी क्या सॉल्ट बनता हमारा? MgCl2, राइट। तो आप किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बेसिक नेचर के जो भी ऑक्साइड्स, देखो अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने आपको दो मेटल्स बताए थे, एल्यूमिनियम एंड जिंक, की इनका नेचर एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक होता है तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको एल्यूमिना बोलते हैं, दिस इज योर एल्यूमिना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, HCl एसिड है, तो हमें मिला एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड ये सॉल्ट है, ठीक है, सिंपल सॉल्ट है। हमने बैलेंस किया रिएक्शन को। अब इसी एल्यूमिना को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नेचर कैसा था? बेस, जो बेसिक नेचर का था, रिएक्शन करवाई तो हमें मिला सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, ये भी क्या है बेटा? सॉल्ट है। तो ये बात कह रहा है कि अगर हम इसको एसिड बोल रहे हैं तो ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, ये एसिड के साथ भी, जबकि एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट नहीं बना सकता। तो इस वक्त इसका नेचर कैसा हो गया? बेस। और ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? एसिड के साथ, और सॉल्ट बना रहा है। इस वक्त इसका नेचर कैसा हो गया? एसिड। और ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? बेस के साथ, और सॉल्ट बना रहा है। तो जिसका नेचर एसिडिक एज वेल एज बेसिक हो, हम उस ऑक्साइड या उस मेटल या उस नेचर को एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का नेचर जो है वो बेस है, ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है और जिंक क्लोराइड बना रहा है, ठीक है, जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहा है। और यहाँ पर इसका नेचर जो है वो एसिडिक है, एसिड है, ये रिएक्शन कर रहा है बेस के साथ और सोडियम जिंकेट बना रहा है, ये भी सॉल्ट है, सोडियम जिंकेट, ठीक है, जिंकेट बना रहा है, ये भी सॉल्ट है। तो जिंक ऑक्साइड भी किस नेचर का हुआ? एम्फोटेरिक नेचर का, ठीक है, यानी जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता हो उस नेचर को हम एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी में जो हमारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं, और जो हम जैसे जैसे रिएक्टिविटी थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होती जाती है हम उनको एम्फोटेरिक नेचर के बोलते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, राइट। चलिए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज में अभी थोड़ी देर पहले हम ऑक्साइड्स को लेकर बात कर रहे थे। यहाँ पर कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एज अ नोट रिमेम्बराइज भी होनी चाहिए और आप उनको राइट डाउन भी कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, मैंने कहा था कि जितने भी मेरे पास मेटल्स हैं, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में मेटल्स होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। सपोज सोडियम है, पोटेशियम है, हम इनको मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स बोलते हैं। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, रिएक्टिविटी जो है मेटल्स की वो डिक्रीज होने लग जाती है। तो ये जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो देखिए ऑक्साइड के अलावा भी अपनी जो वैलेंसीज हैं उनको चेंज करके क्या बना सकते हैं बेटा? वो पर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, वो पर ऑक्साइड बना सकते हैं, वो सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं। बेटा जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे, जो लिथियम है हमारे पहले ग्रुप में वो बहुत अच्छा ऑक्साइड बना सकता है। सोडियम पोटेशियम जो है बेटा वो पर ऑक्साइड बनाते हैं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। इनमें क्या डिफरेंस है? ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में क्या डिफरेंस है कि जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो जाती है। जो ऑक्साइड होते हैं ना बेटा, इनमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 रहती है। जो पर-ऑक्साइड होते हैं बेटा, इनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -1 होती है और बेटा इनमें -½ हो जाती है। ये इनकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की, सिर्फ ऑक्सीजन की है, ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंजेस के कारण इनके नाम बदल गए। ये दो मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। जब ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जब नेचर में प्रेजेंट है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक रिएक्शन से रिएक्ट करते हैं, तो जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा विग्रस होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब यूँ लगा लीजिए कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इट कैन कैचेज फायर, वो आग भी पकड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति ना हो, ऐसी स्थिति ना आए, हम लैब में काम कर रहे हो तब हमें ऐसा कुछ फेस ना करना पड़े, इसलिए हम इस तरह के मेटल्स को
इस तरह के मेटल को हम क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। ये मेटल बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनकी प्रोटेक्टिव लेयर, जो ऑयल की प्रोटेक्टिव लेयर इनके ऊपर बन जाती है, तो इसका जो कांटेक्ट है डायरेक्ट एयर से वो टूट जाता है, तो इनकी जो रिएक्शन है, जो विग्रस रिएक्शन है, वो कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको अभी हमने एम्फोटेरिक नेचर के बारे में डिस्कस किया, जिसके ये एक सेल्फ प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जैसे एल्यूमिनियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम जैसे ही एयर से पहली बार कांटेक्ट करेगा तो एल्यूमिना बनेगा, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, तो वो खुद से एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। जब अगली बार या जब नेक्स्ट स्टेप में वो दोबारा से एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसको मेटल को कोई भी नुकसान नहीं होगा, मेटल के साथ उसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि अब वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो पहली बार में बना था वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगा उस एल्यूमिनियम यूटेंसिल या एल्यूमिनियम आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, इस तरह की जो प्रोसेस होती है, जब कोई लेयर बन जाती है किसी उसी मेटल की जिस मेटल का वो आर्टिकल है, तो उसको एनोडाइजिंग कहा जाता है। एनोडाइजिंग प्रोसेस जो है उसको हम बोलते हैं। बेटा कुछ एक मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत लीस्ट रिएक्टिव हैं, जैसे कि हमारे पास है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इनकी रिएक्टिविटी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ ना के बराबर है। जैसे यहाँ पे ये जो बात आई एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, इसको आप कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम बोल सकते हो, कि जैसे मान लीजिए ये एक क्वेश्चन मतलब माइंड में बार बार स्ट्राइक करता है और आगे हम उसको पढ़ेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे कि एल्यूमिनियम कंटेनर में नाइट्रिक एसिड को क्या स्टोर किया जा सकता है एल्यूमिनियम कंटेनर में। तो बेटा एल्यूमिनियम कंटेनर में नाइट्रिक एसिड को स्टोर करने का एक ही पर्पस है कि जो एल्यूमिनियम है वो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, तो वो जो नाइट्रिक एसिड की जो ऑक्सीजन वहां से रिलीज होती है, नेसेंट ऑक्सीजन, उसका रिएक्ट नहीं करता, तो हम उसको प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में बोल सकते हैं कि इट इज सेफ टू कैरी नाइट्रिक एसिड इन एल्यूमिनियम कंटेनर। अच्छा, एक और बात यहां से, जैसे आयरन है, जैसे कॉपर है, जैसे सिल्वर है, ये भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ रिएक्ट करके अलग अलग चीजें, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया है कि जो सिल्वर है वो सल्फाइड बनाता है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड Ag2S। Ag2S क्या है? सिल्वर सल्फाइड, कोरोजन ऑफ सिल्वर Ag2S, ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है सिल्वर के ऊपर। आयरन जो है वो रस्ट की फॉर्मेशन करता है, वो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ ट्रीट होने पर। कॉपर जो है वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है या बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कॉपर दो तरीके से ट्रीट करता है, अगर वो सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड एक ब्लैक लेयर है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस कंपोजिशन है, और कॉपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट एक ग्रीन लेयर है जो आप कॉपर के यूटेंसिल्स पर ऑब्जर्व करते हैं स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, तो जो कॉपर के आर्टिकल हैं उनके ऊपर एक ग्रीन लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है, इनको कोरोजन कंसिस्ट किया जाता है, इनको कोरोजन कहा जाता है। और कोरोजन इस बात की तरफ इंडिकेशन कर रहा है कि दीज मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड दे कैन इजिली रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, राइट। तो एक बार इसको आप लिख लीजिए, या ये नोट्स जो हैं वो आपको रिमेम्बराइज होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें देखो बेटा सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर। पहली प्रॉपर्टी थी हमारी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि जो रिएक्टिव मेटल्स हैं या मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कैसी रहेंगी। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ इनका रिएक्शन कैसा है। तो हर एक मेटल जो है पानी के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, और जब रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों की ही फॉर्मेशन होती है। कई केसेस ऐसे हैं जिनमें ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, और कई केसेस में या रेगुलर ट्रेंड में जो है वो हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले बात करते हैं विद कोल्ड वाटर, यानी ऐसे मेटल्स जो रिएक्शन करते हैं पानी के साथ, लेकिन पानी कैसा होना चाहिए, ठंडा, बिल्कुल कोल्ड वाटर हो, और वो विग्रसली रिएक्ट करेंगे और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम अगर पानी से रिएक्ट करता है तो बेस यानी हाइड्रोक्साइड बनता है। पोटेशियम भी वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये रिएक्शंस बहुत विग्रस हैं। कई बार इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टार्ट टू बी कैचेज फायर। ऐसा होते वक्त कई बार आग लग जाती है, और ऐसी आग को बुझाने के लिए कभी पानी का इस्तेमाल नहीं करते,
क्योंकि जो आग पानी से ही लगी है उसको पानी से नहीं बुझाना चाहिए, वो और विग्रस हो जाएगी। अगर ऐसी आग कहीं लग जाती है या ऐसी फायर कहीं हमें दिखाई देती है, एक्सप्लोज होती है, तो हम उसको या तो सैंड मिट्टी से, हमें मिट्टी से बुझानी चाहिए, या फिर पायरस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या CCl4, इस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करके हमें वो आग जो है वो बुझानी चाहिए। CO2 गैस, ड्राई आइस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही विग्रस रिएक्शन है, हाईली विग्रस एंड एक्सोथर्मिक, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। दूसरी है कि अगर पानी रूम टेम्परेचर पर है तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, जो नहीं करते हैं वो आपके सामने है। कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर सकते हैं। ये ऐसे एलिमेंट हैं जैसे कि कैल्शियम है, ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे काम करता है, लेकिन इतना विग्रस नहीं होता, इतना वायलेंट नहीं होता। ये अपने सरफेस पर, जिस सरफेस में हम इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं हाइड्रोक्साइड का, उस सरफेस पर ये फ्लोट करने लग जाता है। क्यों फ्लोट करता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं, जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं जब नीचे से पानी के सॉल्यूशन के अंदर, तो वो बबल्स क्या करते हैं, इस लाइटर मेटल को फ्लोट करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जब ये सॉल्यूशन बनता है तो कैल्शियम अपने सॉल्यूशन पर फ्लोट करता हुआ नजर आता है। ये रूम टेम्परेचर पर है, मोर विग्रस नहीं होती। ऐसी रिएक्शंस आप कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में भी देख सकते हो। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम पानी में डिप करते हैं तो वहां से बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस हीट जो है वो रिमूव होती है। रिएक्शन विद हॉट वाटर, मैग्नीशियम जो मेटल है वो रिएक्शन करता है हॉट वाटर के साथ। हॉट वाटर के साथ जब ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन विग्रस होती है और हाइड्रोक्साइड बनता है। इसके साथ भी यही कंडीशन है कि मैग्नीशियम जो हाइड्रोजन बबल्स हैं उनके साथ अटैच होकर सरफेस पर ही फ्लोट करने लग जाता है। लेकिन ये मैग्नीशियम स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है। स्टीम के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। देखिए, हॉट वाटर अगर होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और स्टीम अगर होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ऐसे ही जिंक, आयरन, ये जो मेटल्स हैं ये स्टीम के साथ ही रिएक्ट करते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में ये अकेले रिएक्ट नहीं करते, इनके लिए अलग जो है कंडीशंस साथ में होनी चाहिए। तो जिंक जो है वो जिंक ऑक्साइड बनाता है, आयरन जो है वो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। कुछ एक एलिमेंट हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जो वाटर के साथ नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट नहीं करते। इस टॉपिक को करवाने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा जो मकसद है वो ये है कि इस बार यानी कि 2019-20 का जो CBSE बोर्ड का एग्जाम हुआ था 10th क्लास को लेकर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को पार्ट्स में पूछा गया था, ना तो रिएक्शन पूछी गई, ना वहां पर यह पूछा गया कि इसको हॉट वाटर के साथ, स्टीम के साथ या कोल्ड वाटर के साथ आइडेंटिफाई कीजिए। वहां सिर्फ ऑब्जर्वेशन पूछी गई थी कि अगर आप सोडियम को हॉट वाटर से करते हैं, कोल्ड वाटर से करते हैं, यू जस्ट राइट द ऑब्जर्वेशंस। आई थिंक इन 3 मार्क्स में था ये। ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, रिएक्शन लिख देते हैं सारी उठाकर, ये हॉट वाटर से, कोल्ड वाटर से, अरे नहीं, वहां अगर पूछा इतना गया है ना कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है हाईली विग्रस है, नहीं है, एक्सोथर्मिक है, नहीं है, रिएक्ट कर रहा है कोल्ड वाटर से, नहीं कर रहा है, स्टीम से कर रहा है, नहीं कर रहा है, बबल्स बन रहे हैं, स्टार्ट फ्लोटिंग, ये इनको बोला जाता है ऑब्जर्वेशन। ये सारे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आप इनको इस तरीके से ही याद करें, ना कि इनकी रिएक्शंस के रट्टे लगाएं। रट्टे नहीं लगाने हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा मेटल हॉट वाटर से, कोल्ड वाटर से, स्टीम से रिएक्ट करता है, कौन विग्रस है, कौन H2 गैस को जल्दी इवॉल्व करता है, कौन सरफेस पर फ्लोट करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, लेट मी कंटिन्यू। और